नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, जैसा कि आपको कल की क्लास में हमने आपको बताया था इतिहास के बारे में, जो बेसिक जानकारी थी, जहाँ पे मैंने आपको बताया था प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक तथा ऐतिहासिक, इन तीन पार्ट्स में इतिहास को डिवाइड किया गया है। जिसमें प्रागैतिहासिक के बारे में कल हम पूरी डिटेल में पढ़ चुके थे। क्या होता है पूरा पाषाण काल, जहाँ पे मानव ने आग की खोज की थी। मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल तथा ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल से रिलेट कर सकते हैं आप, तांबे की खोज यहाँ पे हुई थी और औद्योगिकरण हो गया था। नव पाषाण काल से आपको मैंने बताया था, यहाँ पे मानव ने विकास कर लिया था कि उसने सुलेमान तथा कित्तल की पहाड़ियों के बीच में गेहूं तथा जौ की खेती की थी, तथा चावल के प्रथम साक्ष्य जो है वो इलाहाबाद की कोल्डीवा से मिले हैं। तथा मध्य पाषाण काल में अंत्येष्टि कार्यक्रम हुआ था, तथा यही नव पाषाण काल में मानव ने आवासीय घर बनाना शुरू कर दिया था या बनाने लगा था। इसके अलावा मानव ने पहिए की खोज तथा मनके की खोज नव पाषाण काल में की थी। ठीक है, यहाँ तक हो गया था। ताम्र पाषाण काल भी पूरा कंप्लीट हो चुका था। अब बात करते हैं ताम्र पाषाण काल के बाद में हम आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, यानी कि पूरा पाषाण काल तो हमारा कंप्लीट हो चुका, लेकिन आज हम बात करते हैं सेकंड वाला जो पॉइंट था हमारा, आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल वो होता है जहाँ पे इतिहास के कुछ ऐसे साक्ष्य हमको मिले हैं और उन साक्ष्यों को पढ़ा भी गया है। ठीक है, और इस काल की जानकारी का स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य ही है। ठीक है, यानी कुल मिला के मानव द्वारा आदिकाल में कुछ ऐसी चीजें लिख दी गई, चाहे वो दीवारों पे हो, शिलालेख हो, या कह सकते हैं कुछ ऐसी दीवारों पे, मतलब कह सकते हैं गुफाओं के अंदर की जो दीवारें हैं वहां पे कुछ लिख दिया गया है और उनको पढ़ा भी जा सका है। ठीक है, यानी उनका ट्रांसलेशन भी हो चुका है। तो वो समय कालखंड जहाँ से उसको पढ़ा जा चुका है, उसके बारे में जानकारी जो मिली वो सारी आद्य ऐतिहासिक काल में आएंगी। यानी कि इतिहास का वो कालखंड जहाँ पे हमको ऐसी जानकारी भी मिली है, जहाँ पे हमको वो जानकारी भी मिली है और उन साक्ष्यों को पढ़ा भी जा चुका है जो उस समय के साक्ष्य रहे होंगे। तो वो सारा कालखंड आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहला साक्ष्य मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में यह जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी की सभ्यता, ये सिंधु नदी के तट पर मिली थी। सिंधु नदी आप सभी को पता है, यदि आपने मैपिंग पढ़ी है तो जो जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ करके समझाने की कोशिश करूंगा, हालांकि जो प्योर एकदम नक्शा है वो तो नहीं बन पाएगा। सपोज आप ये रिलेट कर सकते हैं, सब ये हमारा इंडिया है और इसके बगल में ये वाला जो हिस्सा पाकिस्तान है, और सिंधु नदी यहाँ से निकलती है और सेम इस तरीके से होती हुई पाकिस्तान पूरा, एक तरीके से कह सकते हैं पाकिस्तान को पूरा ही सींचती है वो सिंधु नदी है। लेकिन जिस समय ये सिंधु घाटी सभ्यता बसी हुई थी उस समय पाकिस्तान तो बना नहीं था, उस समय अफगानिस्तान भी नहीं बना था, ये सारा अखंड भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता जो थी वो सिंधु नदी जो है मतलब पाकिस्तान में बह रही, तो सिंधु नदी के नाम पे ये इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता पड़ा है। और क्यों पड़ा है? क्योंकि ये सिंधु नदी जो है, ये जो नदी आपको मैंने बीच में बनाई है, ये आप मान सकते हैं सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के आसपास, चाहे यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे, तो सिंधु नदी के चारों तरफ ये सभ्यता फैली हुई थी। इस वजह से इस सभ्यता का नाम जो था, या कह सकते हैं इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ गया था। ठीक है, और इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से हुई थी। हड़प्पा सिंधु सभ्यता का एक, कह सकते हैं, शहर था। ठीक है, और उस शहर को हड़प्पा सभ्यता भी, जैसे कि अभी वर्तमान में सपोज आप दिल्ली में रह रहे हैं, या दिल्ली में भी आप किसी एक स्पेशल कोई एक जगह होगी वहाँ रह रहे होंगे। ठीक है, तो अगर आप बाहर वाले किसी को बताते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, तो एग्जैक्ट बोला जाता है ना, आप बोलते हो कि हम भाई दिल्ली में रहते हैं। लेकिन जब वो पूछे कि दिल्ली में कहाँ पे, तो आप बताते हैं कि हम इस जगह पे रहते हैं, मयूर विहार में, या फिर मुखर्जी नगर में, करोल बाग में, कहीं भी। तो उसी तरीके से इस सभ्यता को, मतलब सिंधु सभ्यता तो पूरी सिंधु नदी के आसपास पूरी सभ्यता को सिंधु सभ्यता ही बोला गया था। लेकिन इसकी जो जानकारी सर्वप्रथम हुई थी वो हड़प्पा नामक जो स्थान था वहां से हुई थी। तो इस वजह से इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता ही कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता की जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने दी थी। ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि सिंधु सभ्यता की जो सबसे पहले जानकारी थी वो किस व्यक्ति ने दी थी, वो थे चार्ल्स मैसन। और सिंधु सभ्यता का जो सर्वेक्षण किया था वो जेम्स कलिंगम ने किया था। इन्होंने अपना घोड़ा लेके दौड़ा दिया था जहाँ जहाँ तक मतलब एक तरीके से इनको मिला था। तो कुल मिला के जो सिंधु सभ्यता से संबंधित जो क्वेश्चन है वो यही कहते, मतलब कि यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन, एक क्वेश्चन।
सिंधु सभ्यता का जो सर्वेक्षण किया गया था, यानी कि जो नाप जोख हुई थी कि यहाँ से यहाँ तक सिंधु सभ्यता फैली हुई है, तो वो किया था जेम्स कनिंघम ने। और सिंधु सभ्यता का जो एरिया है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर। हालांकि ये वनडे एग्जाम में जो मतलब कि क्वेश्चन वैसे आते हैं उनमें ये नहीं पूछा जाएगा आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता का एग्जैक्ट जो है एरिया कितना रहा होगा, बट आपकी जानकारी के लिए आपको याद रखना चाहिए कि सिंधु सभ्यता का जो एरिया था वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में सिंधु सभ्यता फैली हुई थी। ठीक है, और सिंधु सभ्यता का जो नाम था वो जॉन मार्शल ने किया था नामकरण। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सिंधु सभ्यता का जो नामकरण हुआ था वो सिंधु नदी के नाम पे हुआ था, लेकिन इसका नामकरण किया किसने था, तो जो नामकरण था वो किया था जॉन मार्शल ने। ठीक है, और सिंधु सभ्यता की जो खुदाई हुई थी वो दयाराम साहनी ने की थी। ये तो काफ़ी कई एग्जाम्स में पूछा गया है, और वनडे एग्जाम्स जितने भी होते हैं हिंदुस्तान मतलब कि नॉर्थ इंडिया के, उनमें ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की जो खुदाई की थी वो किसने की थी, दयाराम साहनी ने। और इसी के साथ में सिंधु सभ्यता का जो आकार था वो त्रिभुजाकार हुआ करता। त्रिभुज यानी 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो इसी तरीके की सिंधु सभ्यता थी। ठीक है, इस तरीके से जैसे ये सिंधु नदी के पास में फैली, तो यहाँ पे सिंधु है, मतलब ये एक पॉइंट था कश्मीर का, ये गुजरात का दैमाबाद था, और इस तरीके से ये उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर। इस तरीके से मतलब त्रिभुजाकार इसकी कह सकते हैं आकार रहा था सिंधु सभ्यता का। ठीक है, तो इससे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं वो क्या होते हैं, एक बार देखिए आप। सबसे पहला क्वेश्चन हो जाता है कि सिंधु सभ्यता में का जो नामकरण किया था वो किसने किया था, तो जॉन मार्शल ने। ठीक है, इसके अलावा सिंधु सभ्यता की जो खुदाई की थी वो किसने की थी, दयाराम साहनी ने। ठीक है, इसके अलावा सिंधु सभ्यता का जो आकार था वो कैसा था, त्रिभुजाकार था। इसके अलावा एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि सिंधु सभ्यता का जो सर्वेक्षण किया था वो जेम्स कनिंघम ने। इसके अलावा सिंधु सभ्यता की जो जानकारी थी वो चार्ल्स मैसन ने दी थी। ठीक है, अब बात करते हैं, अब आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए कि जो सिंधु सभ्यता थी वो दुनिया की सबसे जो पहली सभ्यता थी, यानी सिंधु सभ्यता दुनिया की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि दुनिया की सबसे पहली शहरी सभ्यता कौन सी थी, तो वो थी सिंधु सभ्यता। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि दुनिया की पहली शहरी सभ्यता सिंधु सभ्यता, और दुनिया की पहली सभ्यता अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो हो जाएगी आपकी मिस्र की सभ्यता। ठीक है, अभी आगे आपको मूवी नोट्स में मिलेगा। बाकी बात करें सिंधु सभ्यता की, तो इसका जो विकास हुआ था 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक इसका विकास हुआ था। अब चूंकि इसका जो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम जो विस्तार है वो इस तरीके से है कि उत्तर में चिनाब नदी के तट पे मांडा नामक एक स्थान है जो कि कश्मीर का है। ठीक है, तो चिनाब नदी के तट पे मांडा स्थान उत्तर में, पूर्व में उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद के पास में हिंडन नदी है, वहीं पे आलमगीरपुर है। ठीक है, पूर्व में आलमगीरपुर तक, और दक्षिण में दैमाबाद जो प्रवरा नदी पे है, और पश्चिम में सुतगा गैंडोर जो कि डास्क नदी पे। ये मतलब कि जो थोड़े पीसीएस लेवल तक के एग्जाम है उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं कि मिलान कीजिए मांडा, चिनाब नदी, आलमगीरपुर, प्रवरा नदी, लेकिन आलमगीरपुर वहाँ पे आपको हिंडन नदी लगाना है। ठीक है, तो कुल मिला के अगर आप मैप से रिलेट करें तो इस तरीके से, चूंकि इसकी जो मैप था वो त्रिभुजाकार रहा होगा। ठीक है, इस तरीके का मैप था जहाँ पे पूरब में ये कश्मीर का मांडा है। ठीक है, और यहाँ पे ये गुजरात है, गुजरात का ये सुतका गैंडोर है। ठीक है, ये सुतका गैंडोर है, और पूरब यहाँ पे ये है, ये हमारा उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर है जो कि हिंडन नदी के तट पर है। मांडा, मांडा आप ध्यान रखेंगे चिनाब नदी पे है, सुतका गैंडोर दास्क नदी पे, आलमगीरपुर हिंडन नदी पे। और वही जब ये नीचे महाराष्ट्र में आ जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा इस तरफ आएंगे तो महाराष्ट्र में ये जो है प्रवरा नदी पे है दैमाबाद। ठीक है, ये प्रवरा नदी के तट पे। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन हो गया कि ऐसे भी क्वेश्चन आगे आ सकता है कि सिंधु नदी का सबसे उत्तरी जो हिस्सा था या सबसे उत्तरी पॉइंट था वो क्या रहा था, किस नदी पे था, तो वो क्या हो जाएगा, मांडा। मांडा नामक स्थान सबसे उत्तर में था जो कि चिनाब नदी पे था, वर्तमान के जम्मू एवं कश्मीर का। सबसे पूर्वी हिस्सा आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के तट पे है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। सबसे पश्चिमी हिस्सा सुतका गैंडोर जो कि दास्क नदी पे है, वर्तमान के गुजरात में स्थित है। और सबसे दक्षिणी पॉइंट जो था वो महाराष्ट्र का दैमाबाद जो कि प्रवरा नदी पे है। इसको हालांकि याद करने के नीचे ट्रिक भी है, सम इक्वल टू डच, सम सा से सुतका गैंडोर, मा से मांडा, ए से आलमगीरपुर और डी से दैमाबाद। और नदी का नाम है डच है पर डा, सा से सुतका गैंडोर, डा से
डास्क नदी, मा से मांडा, चा से चुनाव नदी, ए से आलमगीरपुर, हा से हिंडन, डी से दैमाबाद और पा से प्रवरा। हालांकि इसको ट्रिक के बजाय अगर आप ऐसे ही याद रखें तो ज़्यादा मतलब आपके लिए नॉलेजेबल रहेगा, और इसमें ट्रिक की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ट्रिक जो है ना मतलब कहीं ना कहीं आप भूल जाते हैं ट्रिक को। तो इसको आप ऐसे ही ध्यान रखें, उत्तर में मांडा चिनाव नदी पे, पूर्व में आलमगीरपुर हिंडन नदी पे, उत्तर प्रदेश मांडा जम्मू कश्मीर, ठीक है। वहीं पश्चिम में सुतका गंडोर जो कि दास्क नदी पे है गुजरात, और दक्षिण में दैमाबाद प्रवरा नदी महाराष्ट्र, ठीक है। आगे चलते हैं। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुतका गंडोर में थी, जो कि ठीक है मैंने आपको बताई दिया, सॉरी वो गुजरात नहीं, पाकिस्तान के सुतका गंडोर है, पाकिस्तान में है जो वर्तमान में, और दास्क नदी पे। और इसकी जो उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में चिनाव नदी पे मैं आपको बता ही चुका हूँ, उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में जो हिंडन नदी के किनारे है, और दक्षिण सीमा महाराष्ट्र के दैमाबाद में प्रवरा नदी के तट पे थी। अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख स्थल थे वो कौन कौन से थे। जहाँ पे सबसे पहला स्थल जो था वो था हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा जिसकी खुदाई 1921 में हुई थी, और इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की थी, ठीक है। ये इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि दयाराम साहनी भारतीय ही थे, ठीक है। और ये हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पे पाकिस्तान के माउंट गोमरी, पाकिस्तान का एक जिला है माउंट गोमरी, वहाँ पे स्थित है हड़प्पा। और यहाँ से जो कुछ प्रमुख चीज़ें मिली हैं वो निम्न है: कुम्हार का चाक, विशाल अन्नागार, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान, हाथी का कंकाल या कपाल, मतलब इस हाथी का जो मस्तक होता है सर, ठीक है। और स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह ये वाला जो चिन्ह होता है ना स्वास्तिक का, नहीं ये तो नाजीबाद का हो गया, ये बिल्कुल एकदम सीधा रहता है, ठीक है, इस तरीके से ये स्वास्तिक चिन्ह होता है। देखिए दोनों चिन्ह आपको ये सेम दिख रहे होंगे, लेकिन ये वाला जो चिन्ह है ये हिटलर का नाजीबाद का चिन्ह है, और ये भारत का जो स्वास्तिक चिन्ह है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, मतलब ऐसे ही नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं कि इसको याद कैसे करना है आपको। इसकी जानकारी की हम आपको याद ही करवाने की कोशिश करेंगे, और आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम यहीं से आता है, मतलब जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में वो यहीं से आते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हड़प्पा की। हड़प्पा पाकिस्तान के जो माउंट गोमरी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे था हड़प्पा, ठीक है। अब इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की थी, पाकिस्तान के माउंट गोमरी में स्थित है, और ये रावी नदी के तट पे है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, रावी नदी के तट पे है हड़प्पा, रावी नदी के तट पे है, पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में स्थित है, ठीक है। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने स्वयं की थी। अब यहाँ से मिला गया था कुम्हार का चाक। कुम्हार यानी कि जो चाक वो होता है, आपने अगर देखा होगा कुम्हार जो घड़ा बनाता है तो घड़ा बनाने की वो उससे पहले एक गोल गोल सी संरचना होती है, उसको हाथ से घुमाता है, ये घूमती रहती है और इसके ऊपर वो मिट्टी लगा के वो बनाता है, तो वो उस जो यंत्र है उसको ही चाक बोला गया है, ठीक है। तो कुम्हार का जो चाक है वो मिला है हड़प्पा से। इसके अलावा देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं श्रमिक आवास है, श्रमिक आवास यानी कि लेबर का रूम था यहाँ पे, या मजदूरों का आवास। अब चूंकि मजदूर हैं तो यहाँ पे वहाँ पे अन्न भी पैदा होता होगा, तो अन्नागार था। और चूंकि मजदूर हैं, आप सबको पता है कि जो जितना मतलब एक तरीके से कहते हैं गरीब होता है वही भगवान की पूजा करता था, लेकिन उस समय मातृ देवी की पूजा होती थी, वो मातृ देवी की मूर्ति वहाँ से मिली है। और इसके अलावा चूंकि अन्नागार था तो लकड़ी की ओखली वहाँ से मिली है, और एक ताबूत मिला है। ताबूत के साथ साथ RH-37 ये एक कब्रिस्तान है, जिसको मतलब कि वर्तमान के अनुसार इसको RH-37 नाम दे दिया गया, परंतु आप कब्रिस्तान याद रखिएगा। बट क्वेश्चन में भी ऐसे ही आता है RH-37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला था, तो वो हड़प्पा सभ्यता से मिला था, हड़प्पा, ठीक है। तो RH-37 कब्रिस्तान, और हाथी का जो मस्तक है वो भी यहीं से मिला था, तथा स्वास्तिक चिन्ह ये आपको याद करने पड़ेंगे, चाहे भाई आप कैसे भी करो आपको याद करने पड़ेंगे अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो। और ये बेसिकली क्या है ना कि पहले तो ये था PCS लेवल के, बट वर्तमान में कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि ये सारा कुछ आपको जो लेवल मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कांस्टेबल लेवल के भी एग्जाम है ना, उनमें भी आपको यही देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हड़प्पा हो गया। हड़प्पा के बाद में आते हैं मोहनजोदड़ो पे, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो इसकी भी खुदाई 1921 में ही, इसकी जो जानकारी मिली थी वो 1921 में ही मिली थी। मोहनजोदड़ो की जो जानकारी थी वो भी 1921 में ही मिली थी, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी खुदाई राखलदास बनर्जी, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए हड़प्पा की जो खुदाई हुई थी वो दयाराम साहनी ने की थी, और मोहनजोदड़ो की खुदाई जो की थी वो राखलदास बनर्जी जी ने की थी। और यह पाकिस्तान के लरकाना जिले में, वो हड़प्पा जो था वो पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में था, और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना जिले पे। लरकाना जिला वही है जहाँ पे जो सिख धर्म के जो गुरु थे गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था लरकाना में ही, ठीक है।
तो लरकाना जिले से मोहनजोदड़ो का कह सकते हैं खुदाई हुई थी और राखलदास बनर्जी जी ने इसकी खुदाई की थी। पाकिस्तान के लरकाना जिले में है और ये सिंधु नदी, चूंकि सिंधु सभ्यता से ही संबंधित है सारे, तो सिंधु नदी के तट पे ये स्थित है। अब बात करें सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो था। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्वेश्चन ये आ सकता है कि बताइए निम्न में से सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो या धौलावीरा। तो यहाँ पे बंदा कंफ्यूज हो जाता है, तो वहाँ पे आएगा आपको मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था और सिंधु सभ्यता दुनिया की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी और दुनिया की सबसे पहली सभ्यता मिस्र की सभ्यता थी या मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है। अब बात करें, यहाँ मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है, तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा गया। ये भी कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। अब बात करते मोहनजोदड़ो से जो चीजें मिली हैं वो क्या क्या मिली हैं। ठीक है, जैसे कि हड़प्पा से कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली और लकड़ी का ताबूत, RS-37 कब्रिस्तान, हाथी का जो मस्तक था वो, और स्वास्तिक चिन्ह मिला था। उसी तरीके से हर जगह से कुछ ना कुछ अलग मिला है। तो उसी संदर्भ में मोहनजोदड़ो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था और इसको मृतकों का टीला भी बोला गया है। इस वजह से यहाँ से जो कुछ चीजें मिली हैं उसमें सबसे पहले है पुरोहित आवास। देखिए, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा शहर था, तो शहर में आप सबने इसको इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। शहर जो है, शहर में पैसे वाले लोग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मिला है पुरोहित आवास और वहीं हड़प्पा से क्या मिला था, श्रमिक आवास। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि हड़प्पा जो था एक तरीके से कह सकते थोड़ा लोअर कंडीशन, मतलब रिलेट करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको कि हड़प्पा थोड़ा लोअर कंडीशन में रहा होगा, तो वहां से मिला श्रमिक आवास। मोहनजोदड़ो चूंकि सबसे बड़ा शहर था, तो चूंकि शहर है तो यहाँ पे थे सारे पैसे वाले लोग, तो यहाँ पे मिला पुरोहित आवास और घर के अंदर कुआं मिला, विशाल स्नानागार यानी बाथरूम मिला बहुत बड़ा, और अन्नागार यहाँ से भी मिला तथा सूती वस्त्र यहाँ मिले। सबसे चौड़ी सड़कें, ये काफी इंपोर्टेंट हो जाता है कि सिंधु सभ्यता की सबसे चौड़ी सड़कें कहाँ मिली थी, वो मोहनजोदड़ो में मिली थी। और इसके अलावा चूंकि सारे पैसे वाले लोग थे तो यहाँ पे सभा लगा करती थी, सभागार था। पशुपति शिव की मूर्ति यहाँ पे मिली। वहां पे किसकी मूर्ति मिली थी, मातृ देवी की। तो हड़प्पा में मातृ देवी की मूर्ति थी तथा मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की मूर्ति थी। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी मिली थी तथा तांबे का ढेर मिला था। तांबे का ढेर मोहनजोदड़ो से मिला था। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। एक बार फिर से आप रिवाइज करेंगे। ठीक है, रिवाइज करेंगे तो हड़प्पा से क्या मिला था, हड़प्पा से मातृ देवी की मूर्ति, कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत, RS-37 कब्रिस्तान, हाथी का मस्तक और स्वास्तिक चिन्ह। तथा इसकी जो खुदाई हुई थी वो हुई थी दयाराम साहनी ने की थी इसकी खुदाई। ठीक है, और इसके अलावा ये रावी पाकिस्तान के जो माउंट गोमरी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे इसकी खुदाई हुई थी, वहां से ये हड़प्पा सभ्यता मिली। 1921 में इसकी खुदाई हुई थी। तथा मोहनजोदड़ो के बारे में अगर बात करें तो इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की थी, इसकी खुदाई राखलदास बनर्जी जी ने की थी तथा पाकिस्तान के लरकाना जिले में ये स्थित है। ठीक है, तो कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत, RS-37 कब्रिस्तान तथा हाथी का जो कंकाल, हाथी का जो मस्तक है वो मिला था हड़प्पा से। ठीक है, ये हो गया। तथा हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पे स्थित था हड़प्पा। ठीक है, और पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में हड़प्पा स्थित था। ठीक है, अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की, तो पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है मोहनजोदड़ो। तो राखलदास बनर्जी जी ने इसकी खुदाई की थी। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। मृतकों का टीला इसको बोला गया है। पुरोहित आवास, घर में कुआं, घर के अंदर कुआं, आप इससे रिलेट कर सकते हैं। घर के अंदर कुआं उसी के पास होगा जिसके पास पैसा होगा, वरना तो अभी भी गाँव में एक नल लगा होता है बाहर, मतलब कि 3, 4, 5 घरों के लोग मिलके उस नल से पानी भरते आके, लेकिन जिसके पास पैसा होता है वो अपने घर के अंदर समर लगवा लेता, तो वहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। घर में कुआं, विशाल स्नानागार, मतलब बहुत बड़ा बाथरूम था, विशाल अन्नागार, सूती वस्त्र, सबसे चौड़ी सड़कें, एक सभागार, पशुपति शिव की मूर्ति, कांसे की नर्तकी, तांबे का ढेर, ये मिला था मोहनजोदड़ो से। ठीक है, और राखलदास बनर्जी जी ने इसकी खुदाई की थी। इसके साथ में अब जो तीसरा स्थान था हमारा देखते हैं, चहूदड़ो। ठीक है, हालांकि चहूदड़ो के बारे में हम कल बताएंगे। बाकी मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन तथा इमारत थी। देखिए, अन्नागार आपको मैंने बताया था हड़प्पा में भी मिला था अन्नागार तथा मोहनजोदड़ो में भी मिला था, लेकिन
जो मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार था वो पूरी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन था। यानी कि आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि मोहनजोदड़ो में जो भी मिला है वो सबसे बड़ा ही है, चूंकि मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा शहर था, मोहनजोदड़ो का अन्नागार सबसे बड़ा भवन या इमारत थी। मोहनजोदड़ो में विशाल विशाल स्नानागार मिला था, मोहनजोदड़ो में एक सभागार मिला था, मोहनजोदड़ो में पशुपति शिव की मूर्ति मिली थी, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली थी, तांबे का ढेर मिला था। ठीक है, इसके अलावा मोहनजोदड़ो की जो गलियां थी वो सबसे चौड़ी गलियां थी। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसके आगे हम जो चौहू दड़ो है 1931 में इसकी खुदाई हुई, तो ये बताएंगे हम आपको कल के वीडियो में। ओके, और अभी आप फिर से रिलेट कर पाए इसलिए एक बार फिर से रिवीजन करवा देते हैं शुरू से, स्टार्टिंग से, एकदम कल से जहाँ से हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट वीडियो से। ठीक है, तो उस बारे में बस फिंगर पे आप याद करेंगे। इतिहास का जनक हेरोडोटस को, ठीक है, और अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के 3 पार्ट हैं जिसमें प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक है। प्रागैतिहासिक वे साक्ष्य जिनके बारे में मतलब कि ना तो लिखित प्रमाण प्राप्त है और ना ही कोई वैसा प्रमाण प्राप्त है, और अगर प्राप्त है भी तो उनको पढ़ा नहीं जा सका। आद्य ऐतिहासिक ऐसे प्रमाण जिनके लिखित साक्ष्य प्राप्त है और उनको पढ़ा भी गया है, और ऐतिहासिक तो अपना वर्तमान में ऐतिहासिक चल ही रहा है। ठीक है, अब बात करें प्रागैतिहासिक की, तो प्रागैतिहासिक को बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जहाँ पे पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल तथा ताम्र पाषाण काल 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वहीं पुरा पाषाण काल की यदि आप बात करें तो पुरा पाषाण काल में मानव जो था खानाबदोश था, तथा इसने आग की खोज इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। पुरा पाषाण काल खत्म आपका, इतना ही इंपॉर्टेंट था इसमें। बाकी बात करें अगर मध्य पाषाण काल की, तो इसमें मध्य पाषाण काल में छोटे हथियार यानी कि पत्थर के हथियारों का इस्तेमाल होता था, तथा अंत्येष्टि कार्यक्रम इसका मुख्य एक तरीके से कह सकते हैं पॉइंट था, जहाँ पे इन्होंने मध्य पाषाण काल में। अब नव पाषाण काल की अगर बात करें तो यहाँ पे मानव ने कृषि तथा पशुपालन शुरू कर दिया था, तथा पहिया तथा मनका की खोज की थी, और इसके साथ में मनुष्य ने स्थायी आवास बना लिया था। और इसी के साथ साथ अगर खेती की बात करें तो पाकिस्तान के सुलेमान तथा किरथल की पहाड़ियों के बीच में पहली बार जो कृषि हुई थी वो जौ और गेहूं की कृषि हुई थी। इसके साथ में जो पहली बार जो चावल के साक्ष्य मिले हैं वो इलाहाबाद के कोल्डीवा से चावल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब बात करें कि जो ताम्र पाषाण काल था, तो ताम्र पाषाण काल की जो शुरुआत है वो उससे आप रिलेट कर सकते हैं कि इसमें तांबे की खोज हुई थी तथा औद्योगिकरण स्टार्ट हो चुका था, यानी कि मानव अपना जंगल वगैरह छोड़ के विकास पे इसने ध्यान दे दिया था, विकास की तरफ अग्रसर हो गया था। ठीक है, अब बात करते हैं मानव द्वारा पहला गया पहला पशु, वो आपका हो गया था कुत्ता। इसके साथ में आद्य ऐतिहासिक काल में आ जाती है हमारी सिंधु सभ्यता। ठीक है, सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के तट पर है, इसलिए इसको सिंधु सभ्यता बोला गया है। और चूंकि इसमें इसकी जो खुदाई हुई थी वो हड़प्पा से हुई थी, इस वजह से इसको कभी कभी हड़प्पा सभ्यता भी बोल दिया जाता है। इस सिंधु सभ्यता के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाते हैं कि इसकी जो जानकारी थी वो चार्ल्स मैसन ने दी थी। इसका जो सॉरी सर्वेक्षण किया था वो जेम्स कलिंघम ने किया था। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी, और इसका जो नामकरण हुआ था जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता की जो खुदाई हुई थी वो दयाराम साइनी ने की थी, तथा इसका आकार त्रिभुजाकार था। त्रिभुजाकार में जो सिंधु सभ्यता थी वो दुनिया की सबसे बड़ी या सबसे पहली शहरी सभ्यता थी, और दुनिया की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जो कि मिस्र के आसपास के क्षेत्र में फैली हुई थी। वहीं पे बात करें अगर जो ये त्रिभुजाकार इसका आकार था, तो उत्तर में कश्मीर का मांडा, पश्चिम में पाकिस्तान का सुतका गैंडोर जो कि दास्क नदी पे है, पूरब में आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के तट पे है, तथा दक्षिण में दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र का एक स्थान है और प्रवरा नदी के तट पे है। ठीक है, मांडा चिनाब नदी के तट पे। और ये सारा मैंने बता दिया। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, जिसमें सबसे पहला नंबर आ जाता है हड़प्पा का, दूसरा आता है मोहनजोदड़ो का। दोनों की खोज 1921 में हुई थी। हड़प्पा की जो खुदाई की थी वो दयाराम साइनी ने की थी, मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी राखलदास बनर्जी ने की थी। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पे है और पाकिस्तान के माउंट गोमरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। वहीं मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है तथा सिंधु नदी के तट पे स्थित है। ठीक है, इतना हो गया। अब बात करें मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला बोला गया। वहीं हड़प्पा के संदर्भ में यदि बात कर रहे हैं तो हड़प्पा से कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत तथा RS-37 कब्रिस्तान मिला है, तथा हाथी का कंकाल या हाथी का जो मस्तक है वो यहाँ से मिला है। इसके अलावा स्वास्तिक जो चिन्ह है वो भी यहीं से मिला था हड़प्पा से। लेकिन मोहनजोदड़ो से जो मिलने वाली चीज़ें थी, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, पुरोहित आवास, घर में कुआं, विशाल स्नानागार, अन्नागार, सूती वस्त्र, सबसे चौड़ी सड़कें,
सभागार, पशुपति शिव, कांसे की नर्तकी तथा तांबे का ढेर, ये मोहनजोदड़ो से मिले थे। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा, जो कि अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और नहीं हुआ तो आपने नोट्स तो आप साथ के साथ बनाए रहे हैं, तो उससे आप रिलेट कर पाएंगे। बाकी मिलते हैं आपसे कल एक नए वीडियो में, ओके, जहाँ पे हम आपको बताएंगे जो हमारा नेक्स्ट है चौहूदड़ो। ठीक है, वहाँ से आगे की जो कुछ और जगह हैं, चौहूदड़ो है, रोपड़ है, कालीबंगा है, बनावली है, वो सारी, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।